लेकिन आपकी ही पार्टी के सांसद हैं, वो कहते हैं कि खुद नमाज़ पढ़नी चाहिए और दुआ मांगेंगे तभी इसका हल निकलेगा। उसके बारे में क्या कहेंगे आप कि अब तक आपने संभल के लिए क्या क्या है? 6 बार से माशाल्लाह विधायक रहे हैं आपके वालिद साहब। संभल में सड़कें अच्छी नहीं हैं, एजुकेशन सिस्टम तो मैं समझता हूँ बिल्कुल ज़ीरो है, और कोई इंडस्ट्री भी नहीं है, कोई शॉपिंग मॉल तक नहीं है। तो इसका मतलब कैसे भरपाई हो संभल वालों को? यानी कि कुछ नहीं मिला है अब तक मंत्री। लेकिन अगर संभल के हिसाब से कंपेयर करें रामपुर को, तो मैं समझता हूँ 19-20 का नहीं 10-20 का फ़र्क है। तो जब 10-20 का फ़र्क घट के कम से कम 15-20 का, तो कोई मसला नहीं है। नमस्कार, आदाब, फैज़ान फ़ारूकी नाम है मेरा। इस वक्त आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। देश है तो सियासत है, और सियासत है तो उतार चढ़ाव का भी माहौल है। आज मैं संभल में मौजूद हूं, और संभल में 6 बार से विधायक रह चुके हैं नवा इकबाल। नाम लेते ही आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। और साथ में मेरे मौजूद हैं उनके बेटे, जिनके कामों से लगता है कि आने वाले वक्त में वो उनका काम संभालेंगे। तो आज मैं इनसे बात करूंगा और मैं पूछूंगा कि इनकी क्या तैयारियां हैं और इन्होंने अब तक क्या किया है। सुहेल सर, पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहला सवाल, ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल पूरी जनता का है, पूरे संभल वासियों का है कि अब तक आपने संभल के लिए क्या क्या है? 6 बार से माशाल्लाह विधायक रहे हैं आपके वालिद साहब। संभल में सड़कें अच्छी नहीं हैं, एजुकेशन सिस्टम तो मैं समझता हूँ बिल्कुल ज़ीरो है, और कोई इंडस्ट्री भी नहीं है, कोई शॉपिंग मॉल तक नहीं है। तो इसका मतलब कैसे भरपाई हो संभल वालों को? यानी कि कुछ नहीं मिला है अब तक। पहले तो मैं आपका जो YouTube चैनल जो आपने नया बनाया है द पब्लिक व्यू, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और मुबारकबाद देता हूं, और उम्मीद रखता हूं कि आप अपने मुस्तकबिल में संभल को अच्छे व्यूज़ दे पाएंगे और जो असली रोशनी है वो दिखा पाएंगे। लिहाजा जो आपने सवाल किया है वो मेरे कद से बहुत बड़ा सवाल है। 6 साल का 6 मरतबा का जो एक संभल की जनता ने हमें बेशकीमती तोहफ़ा दिया है, वो मेरे वालिद मोहतरम को दिया है। और मैं उनका मतलब एक बेटा तो ज़रूर हूँ, और जिस तरह से संभल का एक आम आदमी है उसी तरीके से मैं भी अपने आप को गिनता हूँ। मैं एक पार्टी का वर्कर भी हूँ, समाज का एक लड़का भी हूँ। सवाल बड़ा इसलिए है क्योंकि मैं उम्र में बहुत छोटा हूँ और तजुर्बे में बहुत कम हूँ, लेकिन फिर भी पिछले 2-4 सालों से मैं जो चीज़ों को देख पा रहा हूँ उसको ही आपसे शेयर कर सकता हूँ। इससे पहले भी जो हमने देखा है, समझा है, और आप भी है ना मेरी तरह नौजवान हैं, जागरूक हैं, आप भी देख रहे होंगे कि 92 जिसमें बलवा हुआ था और हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, उससे पहले के हालात संभल के आपने देखे हैं। और उससे पहले मुसलसल संभल के अंदर जो संभल संवेदनशील कहलाता है वो पहले के माहौल को लेकर ही कहलाता था, जिसकी आज भी है ना कई मरतबा हम देखते हैं कि संभल का जब भी नाम आता है तो फ़ौरन अति संवेदनशील जोड़ दिया जाता है। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहली उपलब्धि मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि 91 में पहली मरतबा अब्बा हमारे विधायक बने थे जनता दल से, और उसके बाद 92 में शायद वो जो हुआ था कांड, उसमें वो है ना डिसॉल्व हो गई थी असेंबली, जिसकी वजह से दोबारा इलेक्शन हुए थे। हमने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी, और उसके बाद से मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से और हमारे संभल की जनता ने हमें चुना और आज तक चुनते चले आ रही है, तो कुछ भलाई की होगी। उस वक़्त हालात इसी तरह के थे कि लड़ाई झगड़े, आए दिन कर्फ्यू आप देखते होंगे, हिंदू मुस्लिम के अंदर संघर्ष होता था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जब से हम लोगों ने जनता के बीच में रहकर आपस में संवाद तय किया है, एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिश की है, जिससे आज हम कह सकते हैं सबसे पहली उपलब्धि है कि आज तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से और पब्लिक के विचारों में आज तक कोई ऐसी बात नहीं हुई जिससे कोई दोबारा ऐसा लम्हा आया हो जिसमें कर्फ्यू लगने का वक्त आया हो। ये सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ, क्योंकि जब तक शहर के अंदर सुकून ना हो तब तक तरक्की या कोई भी चीज़, चाहे शादी हो चाहे कुछ भी मामला हो, उसको हम नए अंजाम नहीं दे सकते हैं। लिहाजा मैं अपने आप में सबसे बड़ी उपलब्धि ये मानता हूँ कि हमने हिंदू मुस्लिम भाईचारा को कायम करने का काम किया है और शहर के अंदर से दहशतगर्दी ख़त्म करने का काम किया है। जैसा कि आपने कहा कि संभल के आगे अति संवेदनशील लगना, इसकी वजह सीधी सीधी
मेरा जो पर्सनली मानना है वो ये है कि जहाँ पे संबल में शिक्षा कम है, अगर शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तो ये जो नाम है एक कलंक समझ कह सकते हैं अति संवेदनशील, ये हट सकता है। तो शिक्षा के लिए अब तक काम क्यों नहीं हुआ? देखिए, आप जो सवाल कर रहे हैं कि संभल के लिए कलंक और शिक्षा का स्तर नहीं है, मैं आपसे आपकी इस बात से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ यूँ नहीं हूँ, मैं इसको सही यूँ नहीं मानता हूँ, क्योंकि संभल के अंदर कॉलेजेस हैं, इंटर कॉलेजेस भी हैं, हाई स्कूल्स भी हैं, इंटीग्रेटेड कॉलेजेस भी हैं। हाँ, ये कहिए उसके अंदर आपकी साइंस की जो है फैकल्टीज़ वगैरह नहीं है, उसके अंदर यूनिवर्सिटी वगैरह नहीं है, उसके अंदर और चीज़ें नहीं हैं, तो उसको तो हम कह सकते हैं। लेकिन हमने कॉलेज संभल के अंदर हमने अभी जो लास्ट हमारी गवर्नमेंट रही है 2017 तक, 2012 से 2017 तक हमने 7 इंटर कॉलेज संभल को दिए हैं, और ऐसी ऐसी जगहों पे दिए हैं जहाँ पर बच्चे पढ़ना चाहते थे लेकिन उनके गाँवों के अंदर स्कूल नहीं थे। हमने राजकीय कन्या इंटर कॉलेज भी दिया है। हमने कई गाँवों के अंदर हमने वहाँ स्कूल ऐसे दिए हैं जहाँ पर लोगों ने बच्चों ने टॉप किए हैं। तो हमने 7 अगर कॉलेज दिए हैं अपने गवर्नमेंट के अंदर, तो वो गिनती में नहीं आएंगे क्या? यूनिवर्सिटी बनाने का काम पब्लिक का है, सरकार का है, सरकार से मुस्तकिल मांग है। और अभी हम कह रहे हैं कि हमने तो इस बार जब विधानसभा चली थी, आपने देखा होगा मंत्री जी ने बाकायदा विधानसभा के अंदर सवाल उठाया था कि संभल को आपने यूनिवर्सिटी क्यों नहीं दी है, संभल की यूनिवर्सिटी देनी चाहिए, वहाँ पर लोग जो है शिक्षा के लिए तरस रहे हैं, वहाँ पर शिक्षा के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाई जाए। तो हमारी बात को सरकार ने सुना था। मुख्यमंत्री जी ने अपने उद्बोधन के बाद तुरंत आदेश किए थे और मेडिकल कॉलेज संभल को दिया गया है, उसकी ज़मीन मांगी गई है जिसको उपलब्ध कराने के लिए डीएम साहब से आदेश किया गया था। और हमारे पास लेटर आया था कि आपके कहे हुए बात पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है, ज़मीन तो उपलब्ध कराइए और तत्काल में इस चीज़ को जाना डीएम को अवगत कराकर कागज़ भेजने का काम कीजिए, जिसके लिए हम मंत्री जी ने लगकर सिरसी के अंदर जो ज़मीन हमारी है जवाहर कॉलेज की, हमने दिलवाने का काम किया है। 80 बीघे के करीब ज़मीन जो है दी गई है, जिसके अंदर मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये हमारा ही शायद प्रयास कहलाएगा अगर हमने वहाँ पे आवाज़ उठाई है और वहाँ पे हमने बात कही है और उस पर संज्ञान लिया गया है, तो ये संभल के लिए नई रोशनी बन के काम करेगा। अच्छा, अगर ये जो चौधरी सराय वाला रोड है जो संभल को दिल्ली पहुंचाता है, उसमें लोगों का कहना यह है कि वैसे बस का किराया जो है 180 रुपये है, लेकिन 200 रुपये इसलिए लेते हैं को 20 रुपये का झूला झूलाते हैं वहाँ पर। जो रोड इस तरह के हैं, जब वहाँ पर बस चलती है तो लोग झूला झूलते हुए जाते हैं। तो इस रोड का जिम्मेदार कैसे मानेंगे कि इसके लिए कोई फ़र्क नहीं बनता है आपका? बहुत टाइम से विधायक रहने के बावजूद ये सब कुछ हो जाना चाहिए था। आपकी बात सही है कि बहुत सड़क ख़राब है, और आज से ख़राब नहीं है, ये पिछले 1-1.5 साल से ख़राब है। और आपको शायद याद होगा जब हम मुलायम सिंह यादव जी की सरकार, मुलायम सिंह यादव पहली मरतबा यहाँ से एमपी बने थे, और उसके बाद प्रोफेसर राम गोपाल यादव साहब यहाँ से एमपी रहे। अपनी गवर्नमेंट के अंदर उन्होंने यहाँ एमपी रहते हुए संभल की जितनी भी सड़कें थी आसपास की, चाहे वो मुरादाबाद रोड हो, चाहे वो चंदौसी रोड हो, चाहे हसनपुर रोड हो, चाहे वो जोया रोड हो, चाहे वो बिलारी रोड हो, सारी रोडों का चौड़ीकरण कराया गया था और हॉट मिक्स से बनाई गई थी। 2017 और 2012 के बीच में जो सरकार रही है उसके अंदर भी आपने देखा है मुरादाबाद के अंदर डिवाइडर वाली रोड, 4 लेन रोड बनाई गई हैं, और जितनी भी रोड्स आसपास की थी उन रोडों को दोबारा से मरम्मत करके दोबारा से चौड़ीकरण करके उनका काम कराया गया है। लेकिन जो शिकायत आप ये बता रहे हैं, ये शिकायत 2017 के बाद और आज 2020 आ गई। एक नारा निकला था जिस वक्त जो है ना सरकार बनी थी बीजेपी की कि गड्ढा मुक्त सड़क बनाई जाएगी। आप बता दीजिए अपने इस 2 साल के अंदर, 2.5 साल के अंदर जो ये सरकार रही है, इसने संभल के अंदर कोई सी रोड, आप बात कर रहे हैं हसनपुर रोड की, आप चले जाइए बहजोई को, आप चले जाइए मुरादाबाद को, आप चले जाइए चंदौसी को, आप चले जाइए जोया को, कौन सी रोड सलामत है? तो ये सरकार की विफलता है, ये उनके मुख्यमंत्री की विफलता है, ये उनके मंत्री की विफलता है। हम लोगों ने जिस वक्त हमें काम करने का मौका दिया था पब्लिक ने, और यूपी की सरकार बनाने का जब मौका मिला था, उसके बाद जो हमने काम किया था वो सराहनीय काम थे। उन पर लोगों ने वोट दिया है, उन पर लोगों ने विश्वास किया है, तभी हम बार बार दोबारा चुनकर आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज की जो कंडीशन है वो वाकई बद से बदतर है, और जो
बात आप कह रहे हैं सड़क की, उस सड़क के लिए मंत्री जी ने कई मरतबा विधानसभा के अंदर क्वेश्चन उठाया है, जिसके जवाब में ये हमेशा ये कहा गया कि वर्ल्ड बैंक के जरिए सड़क बनाई जा रही है, बनाई जाएगी, एस्टिमेट चला गया है। हल्के हल्के आज इस नौयत पे आई है कि वो काम शुरू हो रहा है, लेकिन इतने स्लो है कि इनसे सवाल करते हैं तो ये सवाल का जवाब देने में अधिकारियों की हवा ख़राब इसलिए होती है क्योंकि ये लोग चाहते नहीं कि विपक्ष से किसी आदमी को एंटरटेन किया जाए, क्योंकि सत्ताधारी लोग सवाल पूछेंगे नहीं और विपक्ष को इन्हें अहमियत देनी नहीं है। विपक्ष आईना होती है और ये आईना देखना चाहते नहीं। चलिए, अभी आप विपक्ष में हैं, लेकिन 2012 से 2017 के बीच का जो पीरियड रहा, एक संभल के ही करीब एक और विधानसभा क्षेत्र है रामपुर, वहाँ पे आजम खान साहब वहाँ पर रहे, विधायक रहे, एक ही पार्टी थी, पद भी लगभग एक ही था, कैबिनेट मंत्री वही थे, कैबिनेट मंत्री। लेकिन अगर संभल के हिसाब से कंपेयर करें रामपुर को, तो मैं समझता हूँ 19-20 का नहीं, 10-20 का फ़र्क है। तो जब 10-20 का फ़र्क घट के कम से कम 15-20 का तो हो जाना चाहिए था। देखिए, जहाँ तक बात आज़म खान साहब की है, आज़म खान साहब एक वरिष्ठ लीडर हैं समाजवादी पार्टी के भी और अपने आप में बड़ी शख्सियत हैं। जिस तरह मैंने कहा कि आपने मुझसे इतना बड़ा सवाल पूछ लिया है 6 मरतबा के विधायक के बारे में, ऐसे ही मैं कहूँगा कि रामपुर और संभल जो है वो ऐसे ही समझिए कि वो जो आप बात कर रहे हैं कि लगभग बराबर की बात है, लगभग बराबर की बात नहीं है। वो मिनी मुख्यमंत्री कहलाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप में अपनी हैसियत बनाई है, अपना एक रुतबा उनका है। और जहाँ तक बात है कि उनके पास नगर विकास मंत्रालय, उनके पास ऐसे ऐसे विभाग रहे हैं जिससे डेवलपमेंट अपने आप में होता है। और उसके बाद जो डिपार्टमेंट हमारा, देखिए सबसे पहले तो कन्फ्यूजन ये दूर कीजिए कि कैबिनेट मंत्री होने का मतलब ये नहीं होता है कि सब कुछ अपने आप में परिपक्व हो जाना। कैबिनेट मंत्री के पास एक डिपार्टमेंट होता है, एक या दो, जो जितनी भी सरकार देती है, उस डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिलता है और उसके ज़रिए पब्लिक को उसका फ़ायदा पहुंचाया जाता है। हमारे पास जब हमें कैबिनेट मंत्री बनाया गया, उस वक़्त महीने भर के लिए हमें माध्यमिक शिक्षा मंत्री बनाया गया था, महीने भर के लिए। उसके बाद हमारे पास मछली पालन रहा, उसके बाद हमारे पास रहा फूड सेफ्टी एंड ड्रग्स, 1 साल का करीब वो रहा। मछली विभाग के बारे में मैं आपको क्या बताऊं कि वो डिपार्टमेंट कितना बड़ा डिपार्टमेंट है। माध्यमिक शिक्षा में काम करने का मौका ही नहीं मिलता क्योंकि एमपी के चुनाव चल रहे थे और चुनाव में ही डिपार्टमेंट तय हुआ था। डिपार्टमेंट तय होने के बाद जब चुनाव के रिजल्ट्स आए तो कुछ लोगों ने सीना पीटना शुरू कर दिया था अपना। बहरहाल उसके बाद जो है हमारा डिपार्टमेंट जो था वो बदल के मछली विभाग कर दिया था। उसके बाद 1 साल के बाद हमें फूड सेफ्टी और ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया था, जिसके अंदर हमने संभल को ब्लड बैंक भी दिया है। वो भी 6 मरतबा हैं, वो 7 मरतबा हैं, दोनों एक ही कैडर के आते हैं, आपस में दोनों में मोहब्बत है, लेकिन डिपार्टमेंट अलग अलग होना और उनमें काम करना ये अलग अलग बात है। संभल को इन 5 सालों के अंदर बेपनाह चीज़ों से नवाजा गया है, सड़कों से नवाजा गया है, टंकियों से नवाजा गया है, बिजली घरों से नवाजा गया है, ट्रांसफार्मर से नवाजा गया है, गाँव देहात की शहरों की लाइटों को दुरुस्त करा गया है और न जाने कितनी ऐसी चीज़ें करी गई हैं जिनसे संभल को आज रोशनी मिली है। लेकिन इन 2-2.5 साल के अंदर संभल को कुछ नहीं मिल सका, जो मिला था वो भी छीन लिया गया। तो ये हमारी शिकायत भी है, तकलीफ भी है, और जो शिकायत जिस चीज़ से आप गुजर रहे हैं वो हमें मालूम है। और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी दुआ कीजिएगा कि सरकार बदले तो जल्द से जल्द बेहतर चीज़ों को आगे लाने का काम किया जाएगा ताकि संभल की मुस्तकबिल में अच्छी कॉलेजेस और अच्छे इदारे खुल सकें। और जहाँ तक बात इंडस्ट्री वगैरह की है, उसमें तो पब्लिक अपने आप इंडस्ट्री वगैरह बनाए, उसमें हम सहयोग देने को तैयार हैं। अच्छा, एक बात अब थोड़ी हटके करना हुआ मैं, कोविड-19 का माहौल है, जैसा कि आप जानते हैं, त्यौहार का माहौल आ रहा है संभल में, आलम मुहर्रम, ये सबसे भारी तरीके से आलम मुहर्रम मनाई जाती है। इसके पीछे क्या कहना चाहेंगे आप? क्या भीड़ भाड़ के साथ करना चाहिए या पुरसुकून होना चाहिए सब कुछ? देखिए, कोरोना वायरस के बारे में आपने बात करी है, उसके बारे में मैं यही कहूँगा कि मार्च 22 में जनता कर्फ्यू, उसके बाद 24 तारीख से 21 दिन का लॉकडाउन, फिर उसके बाद बढ़ा के बहरहाल परेशानियाँ बढ़ती चली गई, पब्लिक जो थी परेशान है। और इसी बीच में रमज़ान भी आए, रमज़ान शरीफ हमने करे, उसके बाद हमारी ईद भी हमने करी, वहाँ पर नमाज़ें हमने घर में अदा करी, हमने तमाम जितने भी हमारे हुकूक थे हमने सब घर में करे हैं, कहीं निकलना नहीं, कहीं आना जाना नहीं। फिर उसके बाद बकरा ईद भी आई,
न जाने कितनी बातें इसमें बीच में हुई हैं, और आज मुहर्रम अलम भी आए हैं, तो ये भी है। और इसके बीच में ऐसा नहीं है खाली कि जो है ना ईद बकरीद आई है, बहुत से है ना हमारे त्यौहार और भी आए, जन्माष्टमी वगैरह भी आई है, और भी बहुत से हमारे त्यौहार आए हैं, गणेश चतुर्थी आई है, कावड़ का भी आया है। तो सब सारे त्योहारों को मतलब मिनिमाइज़ करा गया है, जितना हो सकता है उसे कम किया गया है, ताकि इस प्रकोप से हम लोग जो फैल रहा है उससे बच सकें और इंसानियत को बचा सकें। और जब इंसान रहेगा तो सारे रीति रिवाज धर्म सारों की जो है पालन कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि इसमें मनाही करी गई हो कि आप ना करें। घर में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी गई है, नमाज़ पढ़ी गई, पढ़ी और मुबारकबाद भी दी गई, मनाया भी गया। हाँ, जो खुशी होती है, जो एक मकसद होता है बच्चों को कपड़े पहनाना, घूमना फिरना, वो नहीं हो सका है। लेकिन उसके अलावा जो हमारे एक इबादत थी वो हमने पूरी करी है, घर में रहकर करी है। और जब हमारे आलिमों ने, हमारे इमाम ने, हमारे सभी बड़े बुज़ुर्गों ने हमसे ये कहा है कि अगर आप घर में नमाज़ पढ़ेंगे तो आपको उतना ही सवाब मिलेगा जितना मस्जिद में मिलता है, और यही है ना हमारे हुजूर ने फरमाया है। तो हमें शायद इस चीज़ पर ज़्यादा गौर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि ये बीमारी का अभी तक कोई दवा नहीं बन पाई है। जहाँ तक बात है अलम मुहर्रम की, मैं एहतराम करते हुए यही कहूँगा कि वो वक्त भी आएगा और इंशाअल्लाह ताला वो वक्त भी गुजरेगा, और जो भी सरकार की गाइडलाइन होगी उस पर काम करना चाहिए। ख्याल रखना चाहिए ख़ुद भी कि इस बीमारी से हम किसी बीमारी को घर में न ले आएँ, किसी इंसान से इस बीमारी से दूसरे आदमी को हाथ ना हो जाए, क्योंकि केसेस मुस्तकिल बढ़ रहे हैं। आज 80,000 के करीब मैंने सुनता हूँ कि शायद ये केसेस पर डे पहुँच रहे हैं। तो ये फिक्र की बात है। और ये खाली ये कहने से कि है ना कि दवा तो बग़ैर आदमी बग़ैर दवा के ठीक हो रहा है और कोई कोरोना नहीं है, इससे इसका मसले का हल मिलने का नहीं है। हमें जो हमें दिख रहा है उस पर बहुत गौर करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारी इन छोटी मोटी बातों से कि कोरोना नहीं है और इससे कोई बीमारी नहीं है और हमें बग़ैर दवा के हम ठीक होकर आ गए, तो ये अल्लाह का करम है कि हम लोग बग़ैर दवा के ठीक होकर आ गए हैं। लेकिन ऐसा भी है कि बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई है, और एक भाई का इंतकाल हुआ और उसको दफन कफन करके निपटे, पता चला माँ भी उसी बीमारी से निकली, उसका भी इलाज चलते चलते उसकी इंतकाल हो गया। तो घर के अंदर कितना बड़ा कोहराम हुआ होगा। इसी कोहराम से बचाने के लिए हमारे जितने भी आलिम, हमारे जितने भी बुज़ुर्ग, हमारे इमाम लोग हैं, जितने भी हमारे सरकार के निर्देश है, वो चाहती यही है कि हर घर के अंदर सुकून रहे। वरना अगर ऐसा नहीं होता तो हम विपक्ष में ज़रूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम खामोश बैठते, हम भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाते। हाँ, इसके पीछे कई खामियाँ हैं, बहुत से डॉक्टर्स भी हैं, बहुत से लोग भी हैं जो इस बीमारी के बीच के अंदर बहुत सी गलत बातों को फैला रहे हैं और गलत तरीके से इस बीमारी को फैलने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। जो इलाज नहीं मिल पा रहा है लोगों का, इसलिए लोगों को जो है ना इस बीमारी को देखते हुए भी सवाल करने का मौका मिल रहा है। अच्छा, आपने कहा कि नहीं निकलना चाहिए, शांति सुकून से करना चाहिए, लेकिन आपकी ही पार्टी के सांसद हैं, वो कहते हैं कि खुद नमाज़ पढ़नी चाहिए और दुआ मांगेंगे तभी इसका हल निकलेगा। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरी और आपकी अकल शायद जो है हो सकता है बच्ची हो, उनका अकल में शायद हो सकता है वो बेहतर हो चीज़। लेकिन अगर ये चीज़ वो कह रहे हैं, वो एक बहुत ज़िम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, सांसद हैं, उनका अपनी जगह एक बहुत बड़ा एहतराम है, बुज़ुर्ग हैं, उसका अपनी जगह पे एहतराम है। उन्हें वो राय देनी चाहिए जिससे इंसानियत को नुकसान ना हो सकता है कि है ना दुआ करने से तो बेहतर होगी हालात। दुआ घर में करेंगे तब भी हालात बेहतर होंगे। अगर हम घर के अंदर दुआएं करेंगे तो क्या उसकी दुआ कबूल नहीं होगी? क्या है? क्या एक ही दिन दुआ करेंगे तभी दुआ कबूल होगी? मतलब मेरा सवाल सिर्फ ये है कि सिर्फ एक ही दिन दुआ करने से थोड़ी है ना हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। हमें रोज़ाना दुआ करनी चाहिए, हर नमाज में दुआ करनी चाहिए, हर वक्त दुआ करनी चाहिए, उसके आगे हाथ फैलाने चाहिए, उससे तौबा करनी चाहिए। खाली मस्जिद में जाने से और खाली मखसूस दिन जाने से कोई बीमारी या कोई मसले का हल नहीं निकल सकता। मेरे ख्याल से तो हम ये इसी बात से हमें समझ जाना चाहिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो बात चल रही थी हमारी सुहेल इकबाल से। सवाल थोड़े तीखे थे, जवाब भी काफ़ी मज़ेदार थे। ऐसी ही और मज़ेदार खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल द पब्लिक व्यू।